अच्छा जी, दोबारा कनेक्ट किया है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल दी हुई है और इसके अंदर इस एग्जांपल में पूरी एग्जांपल को मैं आपको मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ। ये तो टेक्स्ट में लिखा हुआ है सारा कि कोई आपका पियन है। फॉर एग्जांपल उस पियन से हम कहते हैं कि भाई वो पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, अब हम और लाइब्रेरी में कोई किताब हमें मंगवानी है उससे, अब उसको हम कैसे समझाएंगे? अब लाइब्रेरी में कोई है भी नहीं, हम उसको कहेंगे कि भाई फला बुक है, उस बुक का नाम भी उसको नहीं बता सकते, तो हम यही कहेंगे कि भाई तुम इस रूम में जाओ, ऊपर जाके एक रूम में जाओ, उस रूम के अंदर राइट साइड पे जो तीसरा शेल्फ है, उस तीसरे शेल्फ के अंदर जो किताबें रखी है उसमें से चौथी किताब रेड कलर की रखी है, वो उठा के ले आओ। हम उसको ऐसे समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि जाहिर है वो पढ़ा लिखा नहीं है और लाइब्रेरी में कोई है भी नहीं लाइब्रेरियन। तो अगर हमें बताया बुक की लोकेशन, बुक रखी कहाँ है, तो हम उसको भेज इस तरह से समझाएंगे और वो पर्टिकुलर बुक जो उठा के ले आएगा। ये एग्जाम्पल जो है ना, असल में ये लिखा हुआ है टेक्स्ट में। तो जिस तरह से हम उसको समझा रहे होते हैं ना कि पियोन को कि भाई यहाँ जाओ, इस अलमारी में जाके, इस कबर्ड पे जाके और इस शेल्फ पे जाके, इस तरह से प्रोसेसर भी जो है ना रैम को ऐसे ही ट्रीट करता है कि भाई मुझे फला एलिमेंट चाहिए, उसके फला सेगमेंट के अंदर फला ऑफसेट है, उस ऑफसेट के ऊपर ये जो है जो भी डेटा रखा है वो मुझे चाहिए। तो रैम भी बिल्कुल, प्रोसेसर भी रैम के साथ बिल्कुल इसी तरीके से ट्रीट करता है ताकि उसको जो है अप्रोप्रिएट पोजीशन पे डेटा रीड या राइट करवा सके। तो वो एग्जांपल यहाँ पर इसकी एक कोड की हुई थी जो मैंने आपको बताई। अब यहाँ दिखाया गया है कि रैम जो है वो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के अंदर भी होती है। मतलब रैम के अंदर होता है क्या, एक्चुअली सेल्स होता है। ठीक है, ये मल्टीपल सेल्स होते हैं, जो दिखाया गया यहाँ पे। तो मल्टीपल सेल्स होते हैं और अगर 8 बिट की है तो 8 सेल्स, 8 बिट होंगे एक सेल में। अगर 16 बिट की रैम है तो एक सेल के अंदर 16 बिट्स होंगी। अगर 32 बिट की रैम है तो 32 बिट्स। आजकल जो है वो 128 बिट की रैम आ रही है। ठीक है, 64 बिट की भी आ रही है, 128 बिट की भी आ रही है। तो एक सेल के अंदर फिर 124 बिट्स 128 बिट्स होंगी या 64 बिट्स होंगी। तो ये इस तरीके से होता है। फिर जाहिर है जितनी जितनी ज्यादा सेल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये अगर सेल्स जो है वो 100 है तो 128 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 100 से, तो वो रैम का साइज निकल आएगा, बिट्स के अंदर जवाब आएगा जाहिर है इसका। तो ये बाइनरी एड्रेसेस के ऊपर होता है और मेमोरी का साइज जो है वो डिपेंड करता है कि एक सेल के अंदर कितनी बिट्स हैं और नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं टोटल जिसके अंदर बिट्स आ रही हैं। उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल साइज निकल आएगा रैम का। तो कंट्रोल बस का काम अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। कंट्रोल बस का जाहिर है सब लाइंस मिलके काम नहीं करती, इंडिविजुअली काम कर रही होती हैं। तो कंट्रोल बस का एक हर लाइन का अलग अलग काम है। ठीक है, एक काम कंट्रोल बस का जो है वो ये भी है, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर रीडिंग हो रहा है तो रैम और प्रोसेसर दोनों आपस में सिंक हो जाए कि भाई कौन से पोजीशन से जो है। अगर ये ना हो कि रैम प्रोसेसर कोई चीज चाह रहा है और रैम जो है वो उस वक्त एक्टिव नहीं है, तो फिर कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगी। ठीक है, कम्युनिकेशन जब भी हो सकती है जब जिस वक्त रैम कम्युनिकेट करना चाह रहा हो, प्रोसेसर जिस वक्त प्रोसेसर कम्युनिकेट करना चाह रहा हो उसी टाइम रैम भी रेस्पॉन्ड करे, तो कम्युनिकेशन हो पाएगी। तो डिवाइसेस को पहले आपस में सिंक्रोनाइज किया जाता है और ये सिंक्रोनाइजेशन करने का काम भी कंट्रोल बस का होता है कि वो डिवाइसेस को आपस में सिंक्रोनाइज कराती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि इफ अ स्पीकर स्पीक्स एंड द लिसनर लिसन। ठीक है, अगर कोई बोलने वाला बोल रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, तो कम्युनिकेशन होगी। इसी तरीके से अगर प्रोसेसर तो कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, लेकिन अगर रैम किसी और काम में मसरूफ है या रैम जो है वो एक्टिव नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। इसलिए सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है। और सिंक्रोनाइजेशन जो है वो कैसे अचीव होगी? सिंक्रोनाइजेशन अचीव होगी कंट्रोल बस के जरिए। कंट्रोल बस जो है दोनों डिवाइसेस को सिंक करेगा, फिर कम्युनिकेशन होगी। यहाँ पर मेरी लाइन लिखी है कि प्रिसाइज सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेमोरी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्रोल बस। कंट्रोल बस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि डिवाइसेस को आपस में सिंक्रोनाइज करना। तो ये कंट्रोल बस भी बाय डायरेक्शन होती है, प्रोसेसर टू मेमोरी और मेमोरी टू प्रोसेसर, दोनों आपस में जो है वो कम्युनिकेशन हो सकती है दोनों की। तो ये भी बाय डायरेक्शन होती है। तो सिर्फ एड्रेस बस यूनि डायरेक्शन है, बाकी सारी बसेस जो है वो बाय डायरेक्शन है।
रजिस्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं? कभी नाम सुना है आपने पहले रजिस्टर्स का? माइक्रो प्रोसेसर में एक चीज होती है रजिस्टर। किसी ने कोई नाम सुना है इसका पहली बार, या पहली बार देख रहे हैं? अच्छा, बिलाल कह रहे हैं सुना है नाम इसका, रजिस्टर का। काम क्या होता है पता है रजिस्टर का काम? रैम का काम तो हमें पता है, रजिस्टर का काम पता है? सर डेटा ट्रांसफर करना होता है छोटे छोटे उसके वो बना के पैकेट्स बना के, आई थिंक ये होता है जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा, नहीं ये काम बेसिक काम देखो, रैम रैम तो मौजूद है ना इन चीजों के लिए, तब रैम मौजूद है तो रजिस्टर की क्या जरूरत है? पहले तो हम रजिस्टर का काम करते हैं। रजिस्टर होता है क्या है, थोड़ा सा समझ आ देता हूँ मैं। रजिस्टर पहले क्या होता है, द बेसिक पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा पहले, फिर रजिस्टर के ऊपर आते हैं। एड्रेस स्टोरेज एक ने जवाब दिया है, बिलाल हदीद ने। नहीं, एड्रेस स्टोरेज नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ रजिस्टर का बहुत बड़ा काम है। और समझिए एक तरह से इस कोर्स को पढ़ने के लिए ना, इस कोर्स को जो आप पढ़ रहे हो ना, इसके अंदर बेसिक चीज आपकी यही है, इस कोर्स को पढ़ने की रजिस्टर्स की आपको मालूमात हो जाए। रजिस्टर्स पे काम करना आ गया तो इसका मतलब है आप माइक्रो प्रोसेसर के अंदर काम कर सकते हो जाके। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाके आप काम कर सकते हो अगर आपको रजिस्टर्स की नो हाउ हो और रजिस्टर पे काम आता हो तो। डेटा होल्ड करता है, ये बात सही है, डेटा ये होल्ड करता है, लेकिन क्या करता है वो मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको। ये ऑपरेशन तो पता है ना, बेसिक ऑपरेशन तो पता है ना, जैसे अभी यहाँ पर दिखाया था 5 कैसे बना कि फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन है 3+2, 3+2 इज इक्वल टू 5। तो होता क्या है अच्छा रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। रजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर है ना, माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू। रजिस्टर जो होते हैं ना वो सीपीयू के अंदर होते हैं। सीपीयू के अंदर छोटी छोटी जो है ना वो आईसी के मतलब ये नजर तो नहीं आएंगे माइक्रो, मतलब जाहिर है इसके अंदर बिल्ट इन होते हैं, लेकिन यहाँ मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूँ कि छोटे छोटे स्टोरेज प्लेसेस होते हैं, इनको हम कहते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, इनके अंदर एक्चुअली डेटा सेव कर सकते हो आप, लेकिन डेटा बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेव नहीं होता। ठीक है, ये तो मतलब कुछ केबीज लेगा। ठीक है, कुछ केबीज के अंदर डेटा सेव होगा, ज्यादा बड़ा डेटा सेव नहीं होता। और होता भी टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए सेव होता है, जब लाइट चली जाएगी तब भी हट जाएगा डेटा, या कोई इस पे ओवरराइड कराएगा तो ओवरराइड हो जाएगा। परमानेंट डेटा सेव नहीं होता थोड़ी देर के, जैसे रैम के अंदर परमानेंट डेटा सेव नहीं होता, इस तरह रजिस्टर्स के अंदर भी परमानेंट डेटा सेव नहीं होता, टेम्पररी होता है रजिस्टर के अंदर डेटा सेव। तो सवाल ये कि भाई जब ये जब रैम मौजूद है हमारे पास जब रैम मौजूद है तो रजिस्टर्स की जरूरत क्या है? रैम के अंदर तो बहुत बड़ी स्पेस होती है। ठीक है, आपके पास आप देख रहे हो आजकल जो है वो 2 GB की रैम, 3 GB की रैम, 4 GB की रैम, 8 GB की रैम। तो रैम का साइज तो बहुत बड़ा है, जीबीज के अंदर है। तो ये छोटे छोटे केबीज के अंदर की स्टोरेज प्लेसेस सीपीयू के अंदर, प्रोसेसर के अंदर क्यों चाहिए? सर इसका एक रीजन ये हो सकता है कि जब केबी टू केबी डेटा मूव होता है तो उसकी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है एज कम्पेयर टू जीबी में जो हमारे पास स्पेस है, उसकी जो मूविंग स्पीड होती है बहुत कम होती है। तो उसमें डेटा सीपीयू में जैसे आपने बताया ना माइक्रो प्रोसेसर रजिस्टर्स हैं, तो उसमें डेटा फास्ट ट्रैवल होता है और रैम में बहुत स्लो प्रोसेस होता है। मे बी वन ऑफ द रीजन ये हो। फास्ट तो होता है, जाहिर है ये सर चीज, अब एक चीज जो प्रोसेसर के अंदर है, एक चीज जो प्रोसेसर के अंदर है, जाहिर है ये कम्युनिकेशन बहुत फास्ट करेगी सीपीयू के साथ, क्योंकि सीपीयू के अंदर ही है। और ये जो है ये सीपीयू से बाहर है, जाहिर है ये बसेस के जरिए से, एड्रेस बस और डेटा बस के जरिए कम्युनिकेशन होगी, तो डिले आएगा यहाँ पर। फास्ट का रीजन तो सही है, लेकिन सिर्फ फास्ट की वजह से हम यूज नहीं करते, हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसकी वजह से हमें ये रजिस्टर यूज करने पड़ेंगे। और अगर हम रजिस्टर यूज नहीं करेंगे तो कोई भी ऑपरेशन कंप्यूटर में हम परफॉर्म कर ही नहीं सकेंगे। कोई भी ऑपरेशन, हत्ता कि ये जो दिखाया है ना आपको 3+2 5, ये भी आप नहीं कर सकते अगर रजिस्टर मौजूद ना हो। इसकी रीजन क्या है, मैं इसकी रीजन आपको बताता हूँ। देखो जब ये 3 क्या है, 3 आपको पता है एक ऑपरेटर है।
2 क्या है, 2 भी एक ऑपरेटर है, सॉरी ऑपरेटर नहीं ऑपरेंड। 3 क्या है, 3 ऑपरेंड है, 2 भी एक ऑपरेंड है, और प्लस क्या है, ये ऑपरेटर है। 3 ऑपरेंड है, 2 ऑपरेंड है, प्लस ऑपरेटर है, और पूरा क्या होगा, ये 3 + 2, ये पूरा क्या होगा, 3 + 2 = 5, ये होगा ऑपरेशन। तो फर्क तो आपको पता है ना कि ऑपरेटर किसे कहते हैं, ऑपरेंड किसे कहते हैं, ऑपरेशन किसे कहते हैं। ऑपरेंड्स के दरमियान ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो होता क्या है कि जब 3 + 2 करना है ना, तो जब 3 रैम के अंदर, रैम देखो 3, जब 3 + 2 करना है, 5 करना है, तो पहले क्या होगा, 3 उठ के रैम में आएगा, 3 उठ के रैम में आएगा, और प्रोसेसर किसको देख रहा होगा, 3 को देखेगा। प्रोसेसर एड्रेस बस के जरिए से 3 को देखेगा। फिर 2 करना है, जब 2 को देखेगा, जब 2 को आप 2 को जब पहले पहले तो ऑपरेंड देखे जाएंगे ना, तो पहले ऑपरेंड देखे जाएंगे, फिर 2 रखा जाएगा इसके अंदर, ऑपरेंड के अंदर 2 रखा जाएगा। जब 2 रखा जाएगा तो प्रोसेसर पहले 3 को देख रहा था, एड्रेस बस एक वक्त में एक को देख सकती है, जब पहले 3 को देख रहा था, अब उसको 2 को देखना पड़ेगा, तो 3 से फोकस उसका हट जाएगा। समझ रहे बात को? यानी कि एक वक्त में या तो 3 को देखेगा या 2 को देखेगा, दोनों को एक वक्त में नहीं देख सकता, क्योंकि एड्रेस बस के जरिए एक वक्त में एक ही वैल्यू एक्सेस होगी, दोनों वैल्यू एक वक्त में एक्सेस नहीं हो सकती। तो जब दोनों वैल्यू एक वक्त में एक्सेस नहीं होंगी तो एडिशन कैसे होगी? तो एडिशन करने के लिए करते क्या है कि एक वैल्यू को उठा के रख दिया रैम में, 3 को रैम में रख दिया, और दूसरी वैल्यू को आप उठा के कहां रख दिया जाता है, रजिस्टर में। तो अब 3 भी एक्सेसिबल है एड्रेस बस के जरिए, और 2 भी एक्सेसिबल है क्योंकि वो अंदर रजिस्टर में पड़ा हुआ है, 2 यहाँ पड़ा हुआ है। अब ये 3 + 2 हो जाएगा, अब ये 3 + 2 = 5 हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों जो है वो फोकस में है। 3 भी फोकस में है जो कि रैम में रखी हुई वैल्यू, 2 भी फोकस में है जो कि टेम्पररी स्टोरेज कर ली है रजिस्टर के अंदर। अब दोनों को प्लस करके जवाब कर देगा 5। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था कि 3 को उठा के लाता तो 3 फोकस में होता, 2 को रैम में लाता तो 2 3 से फोकस हट जाता। अगर रजिस्टर नहीं होते तो दोनों वैल्यूज को एक साथ एक्सेस नहीं किया जा सकता था रैम में। तो रीजन समझ में आ गई आपको कि रजिस्टर क्यों यूज करते हैं, कि रजिस्टर के बगैर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा, कि जितने भी ऑपरेंड्स हैं एक वक्त में प्रोसेसर एक ही ऑपरेंड को रैम में एक्सेस कर सकता है, एक वक्त में 2 ऑपरेंड को रैम प्रोसेसर एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसके लिए टेम्पररी स्टोरेज के जरिए से जो है ना एक ऑपरेंड को टेम्पररी स्टोरेज रजिस्टर में रखवा दिया जाता है ताकि ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। तो ये रीजन है रजिस्टर्स का। क्लियर है रजिस्टर क्यों यूज करते हैं? एक्सक्यूज में सर, एक सवाल है। जी रजिस्टर यानी एक ऑपरेशन ही परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, सही बात है? जी तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मेरे पास सिस्टम है, एक ओएस है, उसमें मल्टीटास्किंग हो रही है, अब एट अ टाइम मेरे पास 3 टास्क चल रहे हैं, ठीक है, और फॉर एग्जांपल मेरा कोई एक एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग कर जाए, हैंग कर जाए, तो फिर उस केस में पहला रिस्पॉन्ड रजिस्टर करता है या रैम करता है, जो डेटा दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ हुआ होता है, देखो क्योंकि ऑपरेशन जो है फर्क ना वो दोनों पे तो चल रहा है मेरे ख्याल से। ऑपरेशन में दोनों पार्टिसिपेट करते हैं मिलके, यस सर। हर ऑपरेशन में रैम भी और रजिस्टर भी। ऐसा नहीं हो जी। सकता कि सिर्फ रैम के अंदर ही कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। तो जितने भी ऑपरेशन है ओवरऑल दोनों की पार्टिसिपेशन से ही हो पाएंगे, रैम और रजिस्टर की पार्टिसिपेशन से ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। यहाँ तो एग्जांपल दिखाइए एक, तो अच्छा। सारे ऑपरेशन जो भी परफॉर्म होगा वो रैम और रजिस्टर की पार्टिसिपेशन से होगा, क्योंकि सिर्फ रैम के ऊपर, हाँ अगर ऑपरेटर एक ही है, ऑपरेंड एक ही है, ऐसा भी होता है कि हम्म, एक ऑपरेंड होता है ना ऐसे, ठीक है। कि एक ऑपरेंड हो। मैं आपको दिखाऊंगा भी एग्जांपल्स हैं कि एक ऑपरेंड हो। अगर एक ऑपरेंड है ना फिर तो मसला नहीं है, फिर तो रैम भी इनफ हो जाएगी, लेकिन ऐसा बहुत कम ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनमें एक ही ऑपरेंड होता है, वरना ज्यादातर 2 3 4 6 8 जितने भी ऑपरेंड होंगे जाहिर है वो सर फिर। मैं जो उसकी एग्जांपल सोच रहा था वो थोड़ी रियल लाइफ सोच रहा था, क्योंकि अभी जैसे हम लैपटॉप पे काम करते हैं, और अभी आज की बात है कि मैं कुछ क्रोम खुला हुआ था, पीछे 3 4 टैब्स थे, तो ऐप जूम नहीं खुल रहा था, तो और उसके पीछे भी बस 1 2 सॉफ्टवेयर खुले हुए थे। तो सर जो जूम है, अगर वो भी इसी तरह चल रहा है कि भाई वो रैम से भी कनेक्टेड है और
सीपीयू रजिस्टर से भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब जूम ने मुझे नॉट रिस्पॉन्डिंग शो करा, तो इसका मतलब क्या रैम और सीपीयू दोनों में ही कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से दोनों ने नॉट जी, रिस्पॉन्डिंग? ये जो भी कम्युनिक अच्छा। ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ना, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है सिर्फ रैम कर रही है। सर रजिस्टर सीपीयू के पीछे लगे होते हैं ना, जो प्रोसेसर होता है हमारा, उसके पीछे माइक्रो वो लगे होते हैं, रजिस्टर डॉट्स जो है वो टाइप आईसी सीपीयू वो। के इनसाइड होते हैं, इनसाइड एम्बेडेड होता है, हम उसको देख नहीं सकते। अच्छा। मतलब अच्छा ऐसा भी नहीं होता तो कि चिप हो, ये इनसाइड माइक्रोस्कोपिक जो है मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए से कोई एम्बेड कर दिया जाता है रजिस्टर्स को। अच्छा ठीक है ये सर, ऐसे नहीं थैंक। कर सकते हम रजिस्टर बढ़ा दें या कम कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सीपीयू के अंदर होता है। अच्छा थैंक यू। सर ये जो आपने रजिस्टर का यूज बताया है कि हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सीपीयू के अंदर होता है, कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो जाती है, फास्ट लेकिन नहीं, फेब्रिकेशन हो ही पॉसिबल ही नहीं हो सकती ना, अगर सारे ऑपरेंड एक ही वक्त पे फोकस ही नहीं हो पाएंगे रजिस्टर के बगैर, हमें कहीं रखवाना पड़ेगा ना ऑपरेंड्स को। ठीक है, लेकिन सर हमारे पास सीपीयू के अंदर कैश भी तो होती है। कैशे भी होता है, वो कैशे का भी अलग, कैशे का काम अलग है। L1 कैशे, L2 कैशे, कैशेस भी होते हैं, लेकिन कैशे का काम जो है ना वो इसके ऊपर का है, जो कैशे का काम रैम वाला है, रजिस्टर वाला काम नहीं है कैशे का। समझा और गया सर। रजिस्टर भी ना एक नहीं होता, रजिस्टर मल्टीपल है और हर रजिस्टर का काम अलग है। देखो आप, आपने फोर का लूप चलाया था ना आपने C# पे, जी जी। फोर का लूप लूप चलाने के लिए एक अलग रजिस्टर है। आप देखना प्रोग्रामिंग करोगे, वो रजिस्टर को यूज करोगे तब लूप चलेगा। वो रजिस्टर का नाम मतलब है CX। ये एक रजिस्टर, ये रजिस्टर डेडिकेटेड यूज होगा करोगे लूप ना तो चलाने के लिए। आपका फोर का इसके जो वैल्यू रखा, अगर CX में आपने 10 रखवा दिया, ये रजिस्टर का नाम है CX, इसके अंदर आपने 10 रखवा दिया तो आपका लूप जो है 10 टाइम्स चलेगा। सही है। ठीक है, तो इस तरह रजिस्टर एक नहीं है, मल्टीपल है, EAX, EBX, ECX, अब आपको अभी आगे हम वही आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि रजिस्टर का मतलब काम जो है ना वो ऐसा इंपॉर्टेंट काम है, इसके बगैर मतलब कोई भी ऑपरेशन, कोई भी ऑल्टरनेट हो नहीं सकता कि रजिस्टर की जगह रैम ऐसा इस्तेमाल कर लें, कैशे इस्तेमाल कर लें, ऐसा नहीं पॉसिबल है। रजिस्टर टेक्निकली बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होता है, और उसकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। बहुत सारे ऑपरेशन बल्कि कोई भी काम नहीं हो सकता। लेकिन एक सवाल उठाए थे मुझे, जी ये जो आपने बोला मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं, हर रजिस्टर में एक मिनट आवाज अलग आपकी गायब हो गई। नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, अलग नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं जब हम रजिस्टर्स, जी तो जी, हर प्रोसेसर में अलग नंबर हर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, उसकी वजह से आर्किटेक्चर की वजह से फर्क नहीं पड़ता उस पर। नहीं फर्क फॉर इसलिए नहीं। एग्जांपल अगर आपने बोला फॉर का लूप चलाते हैं, जी अब इस तरह की हर रजिस्टर की कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होती होंगी, हाँ, ये प्री डिफाइंड होता तो है, माइक्रो प्रोसेसर में प्री डिफाइंड होता है कि किस रजिस्टर का क्या काम है। तो जब भी कोई ऑपरेशन उसके लेकिन पास आता है तो वो बिट्स के अंदर टूट के आता है, और बिट्स के अंदर से जब टूट के आता है तो बिट्स से आइडेंटिफाई कर रही होती हैं कि कौन सा ऑपरेशन है उसके अंदर, ऑप कोड क्या है और उसको कैसे परफॉर्म करना है, वो ऑप कोड के जरिए से पता चल जाता है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में आऊंगा मैं, वैसे अभी आपको पूरा पिक्चर क्लियर नहीं होगी जब तक रजिस्टर अपनी एग्जांपल्स के साथ नहीं आएगा। हाँ ये है कि आपको थोड़ा काम पता चल गया रजिस्टर का काम क्या है, और यहाँ पर मैं यही बताना चाहता था कि रजिस्टर को आपको अहमियत पता चल जाए, रजिस्टर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑपरेशन जो है इसके बगैर हो नहीं पाएगा अगर रजिस्टर्स ना हो तो। अब सवाल ये आ रहा है व्हाई नीड रजिस्टर्स, ठीक है। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ये मैं जो बताई थी थोड़ी देर पहले बात, वो यही लिखी हुई है, वो टेक्स्ट में भी यहाँ पर आपके सामने आ गई। कंसीडर द एडिशन ऑपरेशन, इट इन्वॉल्व्स एडिंग टू नंबर्स एंड गेट देयर सम, ठीक है। एडिशन के अंदर दो नंबर इन्वॉल्व है। वी कैन हैव प्रिसाइजली वन एड्रेस ऑन द एड्रेस बस, एड्रेस बस एक वक्त में एक ही को सिलेक्ट कर सकती है। तो प्रिसाइजली वन एलिमेंट ऑन द डेटा बस, ठीक है, तो डेटा बस के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा। एट द वेरी सेम इंस्टेंट ऑफ, एट द वेरी सेम इंस्टेंट द सेकंड ऑपरेंड कैन नॉट बी ब्राउट इनटू द प्रोसेसर। तो जो पहले को फोकस किया होगा दूसरा ऑपरेंड फोकस में नहीं हो सकता। as soon as the second is selected the first operand is no longer there, ठीक है। जैसे ही सेकंड को सिलेक्ट करोगे 3 + 5 करना है, 5 को सिलेक्ट करोगे 3 फोकस से निकल जाएगा।
दोनों फोकस में नहीं रह सकते, इसलिए मजबूरन हमें करना क्या पड़ता है। For this reason, there are temporary storage places inside the processor called registers. तो रजिस्टर टेम्पररी स्टोरेज प्लेसेस है जहां पर हम थोड़ी देर के लिए वैल्यूज को स्टोर कराते हैं ताकि हम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। Now one operand can be read in the register, एक ऑपरेंड फिर रजिस्टर में हो गया और and added into the other which is directly from the memory, और एक ऑपरेंड आपका मेमोरी में हो गया रैम में, एक ऑपरेंड आपका रजिस्टर में रखवा दिया आपने, अब आप एडिशन वगैरह करवा सकते हो। अच्छा एक बात आपको और बताऊं, असेंबली लैंग्वेज के अंदर इस बात को लेके आपको एक बात बता रहा हूं कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी भी एक इंस्ट्रक्शन में आप दो वेरिएबल यूज करो। जैसे अभी आपने लिखा ना ऐड, हम ऐड करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल ए भी एक वेरिएबल है और बी भी एक वेरिएबल है, ए और बी दोनों को ऐड करने जा रहे हैं, तो ये ऑपरेशन पॉसिबल असेंबली में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए भी एक वेरिएबल है, ए भी वेरिएबल है जो कि रैम में है, बी भी एक वेरिएबल है जो कि रैम में है। तो जो रैम में चीज, रैम में एक वक्त में एक ही एक्सेस होगा, रैम में एक वक्त में दो एक्सेस नहीं हो सकते। असेंबली लैंग्वेज में कोई भी इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं होगी कि किसी एक इंस्ट्रक्शन के अंदर यानी कि दोनों जो जितने भी ऑपरेंड हैं वो सारे के सारे अगर वेरिएबल हों, ये सारे के सारे वेरिएबल हों, तो ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शन असेंबली लैंग्वेज अलाउ करेगी नहीं। एक ऑपरेंड हो, यानी कि इस तरह से आप लिख सकते हो ऐड, एक आप वेरिएबल ले लो ए, एक वेरिएबल हो गया, दूसरा आपको लेना पड़ेगा रजिस्टर, जैसे EAX, ये रजिस्टर का नाम है, तब सही है। एक वेरिएबल और एक रजिस्टर तब सही है, दोनों वेरिएबल नहीं ले सकते। वही वजह है कि एक वक्त में रैम के अंदर दोनों फोकस चीजें हो नहीं सकती। आप लोगों ने लैब की है, लैब लैब हुई है आपकी अभी? यस सर, एक लैब हुई है लेकिन उसमें बीच में ना मेरे पास इंटरनेट इशू आ गया था, तो वो मैं कंप्लीट इनकम्प्लीट हुई है वो मेरी लैब। तो मैं बाद में वीडियो देखूंगा उसकी उसमें आपको वीकेंड पे। इंस्टॉलेशन करवा रहे थे उसकी मैसम की? सर जो मुझे भी चीज़ याद है वो असेंबली लैंग्वेज का सर ने कोड करवाया था और उसका ना एक छोटा सा टास्क भी दिया हुआ है। नहीं, इंस्टॉलेशन का बताया? आई थिंक सर बताया है, फिर मेरी तो आप शुरू की कुछ इंस्टॉलेशन, क्लास मिस हुई है। अच्छा इंस्टॉलेशन पर आप करोगे पूरा अपना कोर जो असेंबली ना, मैसम हम यूज करेंगे। आगे मैं आपको खैर बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन हम प्रैक्टिकल में थोड़ा सा देर में आएंगे। हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा प्रैक्टिकल मतलब कोडिंग के ऊपर। पहला चैप्टर में थोड़े कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे, लेकिन उस वक्त तक आपकी लैब्स हो जाएंगी, और लैब्स के अंदर आप जाहिर है वो इंस्टॉलेशन वगैरह कर लो, सारी चीजें ओके कर लो। इंस्टॉलेशन क्या करना है, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना है, लेकिन उसके अंदर जो आपका प्रोजेक्ट है मैसम का, ये जो आपका अरवाइन का बताया होगा आपको कि अरवाइन की लाइब्रेरी को जो है आपने ऐड करना है, और उसके अंदर जो है इसके जरिए से आपका जो है मैसम के प्रोजेक्ट सारे मतलब असेंबलर के जरिए से चलेंगे। तो बहरहाल देख लेना लैब के अंदर, जब आप लैब में थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो फिर प्रैक्टिकली चीजें कर रहे होगे, लेकिन जाहिर है थ्योरेटिकली हम थोड़ा देर में टच करेंगे उसको, लेकिन सेकंड चैप्टर से फिर हमारी प्रोग्रामिंग ही स्टार्ट होगी। जी सर, ओके। तो यहाँ पर दिखा रहा है कंपैरिजन, दिखा रहा है रजिस्टर्स वर्सेस मेमोरी। मेमोरी इज लिमिटेड रिसोर्स बट द नंबर ऑफ मेमोरी सेल इज लार्ज। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है कि दोनों कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि रजिस्टर और मेमोरी रैम का कंपैरिजन है। रैम आपकी लिमिटेड है, मेमोरी लिमिटेड है, लेकिन मेमोरी के जो सेल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जीबीज में होते हैं, थोड़ी देर पहले बताया। रजिस्टर आर रिलेटिवली वेरी स्मॉल इन नंबर, छोटे छोटे होते हैं, कम लेकिन नंबर तादाद उनकी कम होती है, 10 12 15 रजिस्टर होंगे, 20 रजिस्टर होंगे, कम होती है तादाद। एंड आर देयरफॉर अ वेरी स्कार्स एंड प्रीशियस रिसोर्स। प्रीशियस है, स्कार्स और प्रीशियस का मतलब यही है कि जाहिर है इसको आप बढ़ा घटा नहीं सकते क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है, प्रोसेसर ये चीजें आप चेंज तो कर नहीं सकते। ठीक है, थोड़ा सा आपको माइक को मैं म्यूट कर देता हूँ सबके, वहाँ साउंड आ रहा है। Registers are more than one in number, so we have to precisely identify or name them. तो एक से ज्यादा होते हैं रजिस्टर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है। सब मैन्युफैक्चरर नंबर देयर रजिस्टर्स लाइक R0, R1, R2। जैसे मोटोरोला का रजिस्टर है ना, मोटोरोला का रजिस्टर ऐसे रखते हैं,
मोटरोला वाले कहते हैं कि एक रजिस्टर का नाम R0 है, एक रजिस्टर का नाम R1 है, एक रजिस्टर का नाम R2 है। वो अपने रजिस्टर को इस नाम से पुकारते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरे रजिस्टर हैं जैसे इंटेल वाले हैं जिसको हम पढ़ भी रहे हैं, वो अपने रजिस्टर को इस नाम से पुकारते हैं, रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, रजिस्टर सी, रजिस्टर डी। तो नेमिंग कन्वेंशन हर कोई वेंडर अपने हिसाब से रखता है, और जाहिर है उसी नाम से हमें भी रजिस्टर को यूज करना पड़ेगा। जिस वेंडर का हम प्रोसेसर यूज कर रहे हैं उसके रजिस्टर्स को उन्हीं के नाम से हम जाहिर है एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है नेमिंग इज यूजफुल सिंस द रजिस्टर्स आर फ्यू इन नंबर। तो नेमिंग बहुत फायदेमंद है कि रजिस्टर जो है वो नंबर में कम होते हैं, तो जाहिर है उनके नाम से, रजिस्टर के नाम किसके जरिए से आप रजिस्टर को एक्सेस कर सकते हो। तो इसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ द पार्टिकुलर आर्किटेक्चर, ठीक है। यानी कि हर प्रोसेसर का अपना नोमेनक्लेचर होता है। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है कि जिस नाम से वो प्रोसेसर के चीजों को एक्सेस करता है, जैसे रजिस्टर का नाम क्या है और मुख्तलिफ चीजों का नाम क्या है, तो उसको कहते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ द पार्टिकुलर आर्किटेक्चर। अच्छा जी, अब आते हैं, पहला रजिस्टर देख लेते हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर का काम क्या है? दिस इज द सेंट्रल रजिस्टर। देयर इज अ सेंट्रल रजिस्टर इन एवरी प्रोसेसर कॉल्ड द एक्यूमुलेटर, ठीक है। ये सेंट्रल रजिस्टर होता है, इसको हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इसके अंदर काम होता है सारे मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं इस रजिस्टर के अंदर। जितने मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो इस रजिस्टर में। मैथमेटिकल मतलब क्या? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये मैथमेटिकल हो गया। लॉजिकल का मतलब क्या है? एंड, और, नॉट, और, एक्स, और, ये सारे के सारे नॉट, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? लॉजिकल है। तो लॉजिकल ऑपरेशन और मैथमेटिकल ऑपरेशन ये परफॉर्म करने के लिए जो रजिस्टर रखा गया है वो है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। The word size of the processor is defined by the width of its accumulator। तो जितना एक्यूमुलेटर की विड्थ होगी उससे उतना ही उसका वर्ड साइज होगा। वर्ड का साइज का मतलब क्या है कि दो बाइट्स, मैंने आपको बताया ना, 2 बाइट्स का एक वर्ड हो जाता है, 16 बिट्स को एक वर्ड कहते हैं। A 32 बिट प्रोसेसर हैज एन एक्यूमुलेटर ऑफ 32 बिट्स। अगर प्रोसेसर 32 बिट्स का है तो उसका मतलब है उसका एक्यूमुलेटर रजिस्टर भी 32 बिट का होगा। आजकल 64 बिट के 128 बिट के रजिस्टर्स, 128 बिट के 64 बिट के प्रोसेसर अवेलेबल है। तो जाहिर है उनका जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है वो भी उतने बिट्स पर मुश्तमिल होगा। इसके अलावा एक और रजिस्टर है जिसका नाम है पॉइंटर, जिसको हम पॉइंटर रजिस्टर भी कहते हैं, इंडेक्स रजिस्टर भी कहते हैं, पॉइंटर रजिस्टर भी कहते हैं, इंडेक्स रजिस्टर भी कहते हैं, या बेस रजिस्टर भी कहते हैं। एक ही नाम है, एक ही चीज के 3 नाम से पुकारा सकते हैं आप, पॉइंटर, इंडेक्स और बेस रजिस्टर सेम चीज है। इसका काम क्या है? इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड्स। ये जो ऑपरेंड्स है ना उनका एड्रेस होल्ड करेगा। एड्रेस का मतलब मेमोरी पे कहाँ रखे हुए, रैम में कहाँ रखे हुए, उस एड्रेस को जो है ना ये होल्ड करेंगे। एड्रेस, ये रजिस्टर उस एड्रेस को होल्ड करेंगे। इट डज नॉट होल्ड द डेटा बट इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द डेटा, ठीक है। डेटा को होल्ड नहीं करेंगे, ये रजिस्टर, बल्कि किसको होल्ड करेंगे? एड्रेस ऑफ द डेटा। डेटा का जो एड्रेस है उसको होल्ड करेंगे। अब यहाँ एग्जांपल लिखिए, कंसीडर फॉर लूप इन हाई लेवल लैंग्वेजेस, जीरोइंग एलिमेंट इन एन एरे बाय 10 एलिमेंट लोकेटेड इन consecutive memory cells, the location of the zero changes every iteration। तो मतलब फॉर लूप के अंदर, या फॉर लूप में होता क्या है कि लूप यहाँ जहां से स्टार्ट होता है, तो जब फॉर लूप खत्म होता है वापस फिर लूप वहीं पर आता है जहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो बार बार उसी लोकेशन पे आता है। ये बार बार उस लोकेशन पे कैसे आ रहा है? जाहिर है ये जो लोकेशन है इसका एड्रेस कहीं सेव है, वो इसी रजिस्टर में सेव होता है, पॉइंटर रजिस्टर के अंदर इसका एड्रेस सेव होता है। तो वो एक्चुअली करता है क्या है कि बार बार उसी एड्रेस के ऊपर लेकर आता है और लूप आपका चलता रहता है, मेमोरी पे लूप आपका चलता रहता है। तो अगर ये एड्रेस होल्ड नहीं करे तो वापस आ ही नहीं सकता, वापस यहाँ पर लूप वापस आ ही नहीं सकता पीछे जहां से स्टार्ट हुआ था, अगर एड्रेस को होल्ड ना किया जाए। तो इसलिए इस तरह के रजिस्टर बहुत जरूरी होते हैं कि वो एड्रेस को होल्ड करके रख लें ताकि बार बार उसी लोकेशन को हम एक्सेस कर सकें। इंडेक्स रजिस्टर इज यूज्ड इन सच अ सिचुएशन टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द करंट एरे लोकेशन। इस एरे के अंदर भी आपको पता है एरे जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4,
इस तरह से एरे, तो एरे के अगर पहली वैल्यू एक्सेस कर ली तो फिर आप उसकी सारी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो एरे की, लेकिन पहली वैल्यू किसी ना किसी एड्रेस पर होगी, एरे की पहली वैल्यू किसी ना किसी एड्रेस पर होगी, तो उस एड्रेस को होल्ड करना जरूरी है। तो एड्रेस रजिस्टर उन एड्रेसेस को होल्ड करता है ताकि वो उस एड्रेस पे जाके जो वैल्यू एक्सेस कर ले तो बाकी मानदा वैल्यूज को भी वो एक्सेस कर सके। इन न्यूअर आर्किटेक्चर, अच्छा ये बता ये रहे कि अब नए आर्किटेक्चर के अंदर जो अब नए लेटेस्ट आर्किटेक्चर आ रहे हैं, द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्यूमुलेटर, तो उसके अंदर जो है ना मतलब के अंदर मौजूद है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर भी मौजूद है, इंडेक्स रजिस्टर भी मौजूद है, लेकिन अब ये सब इसलिए वेग हो गया क्योंकि अब ये सारे रजिस्टर जो है ना जनरल पर्पस रजिस्टर हो गए, जनरल रजिस्टर हो गए सारे। क्या मतलब कि हर रजिस्टर हर काम कर रहा है, यानी कि एक रजिस्टर अपना काम तो कर ही रहा है लेकिन दूसरे रजिस्टर का काम भी कर सकता है बवक्त जरूरत। ये नहीं है कि बस इसको अगर एक काम कर सकता है तो दूसरा काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। जैसे एड्रेस होल्ड कर रहा है ना, जो रजिस्टर एड्रेस होल्ड कर रहा है वो रजिस्टर आपका मैथमेटिक्स भी परफॉर्म कर सकता है, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला काम भी कर सकता है, हालांकि वो उसका काम है नहीं, लेकिन वो फिर भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट आ गया वो जनरल रजिस्टर्स का आ गया कि हर रजिस्टर अपना काम के साथ साथ दूसरे काम करने की भी सलाहियत रखता है, इसलिए हम कहते हैं कि जनरल रजिस्टर्स हो गए। दे डू हैव सम स्पेशलाइज्ड, अपना अपना स्पेशल काम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ दूसरे का काम भी जो है वो बवक्त जरूरत कर सकते हैं। इससे परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, डिले कम हो जाता है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, और कुछ नहीं है। अच्छा, लाइक द एक्यूमुलेटर इट इज, जिस तरह से एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है वो मुख्तलिफ बिट्स पे मुश्तमिल होते हैं, इसी तरीके से जो है यहाँ पर एक दिखाया गया फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर भी होते हैं। फ्लैग रजिस्टर का काम क्या है? ये इसके अंदर मल्टीपल, ये वही होते हैं कंट्रोल पर्पस के लिए जो हम यूज करते हैं, कंट्रोल पर्पस के लिए यूज करते हैं फ्लैग रजिस्टर। ये जैसे हर हर फ्लैग रजिस्टर की हर बिट का अपना अपना मतलब है। जैसे कंट्रोल बस के बारे में मैंने बताया था कि कंट्रोल बस की हर बिट का अपना 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 इंडिविजुअल मतलब है, इस तरह फ्लैग रजिस्टर की हर बिट का भी अपना अपना इंडिविजुअल मतलब है। द बिट्स ऑफ द फ्लैग रजिस्टर वर्क इंडिपेंडेंटली एंड इंडिविजुअली। ठीक है, तो फ्लैग रजिस्टर की सारी बिट्स इंडिपेंडेंट काम करती हैं, इंडिविजुअल काम करती हैं, मिलके काम नहीं करती, जाहिर है, क्योंकि हर हर बिट का अलग मतलब है। किसी का मतलब है रीड करो, रीड, या कोई बिट रीड राइट ऑपरेशन में यूज हो रही है, कोई बिट जो है ओवरफ्लो में यूज हो रही है, अलग अलग काम है हर बिट का। तो ये सारे के सारे चीजें यूज होती हैं फ्लैग रजिस्टर के अंदर, जिसके अंदर कंट्रोलिंग की जाती है। जो कंट्रोल बस के जरिए से मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि कंट्रोल बस के जरिए डेटा जो कंट्रोलिंग किया जाता है, तो उसके पीछे रजिस्टर जो इन्वॉल्व होते हैं वो फ्लैग रजिस्टर होते हैं। अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ फ्लैग रजिस्टर की एग्जांपल आ गई, इससे आपको पर्पस समझ में आ जाएगा फ्लैग रजिस्टर का पर्पस क्या है। एक एग्जांपल समझो ये, ताकि समझ में आए कि फ्लैग रजिस्टर का जो है पर्पस क्या है। एन एग्जांपल, जैसे आपको देखो कैरी फ्लैग होता है, एक फ्लैग रजिस्टर में एक बिट होती है कैरी, कैरी होल्ड करती है। क्या मतलब? जैसे अगर देखो एक दो नंबर आप ऐड करने जा रहे हो, पहला नंबर भी 16 बिट का है, ठीक है, तो दूसरा नंबर भी 16 बिट का है, 16 बिट के दो नंबर है। जब उनको आप ऐड करोगे तो जवाब हो सकता है 17 बिट में आ जाए। क्या मतलब? क्योंकि वो कैरी प्रोड्यूस होती है ना, कैरी प्रोड्यूस होती है, तो 16 बिट का जवाब, ऑपरेंड्स हालांकि 16 बिट के हैं, लेकिन जवाब वो 17 बिट में क्यों आ रहा है कि एक कैरी की वजह से आखिर में कैरी प्रोड्यूस हुई और 17 बिट बन गए। लेकिन 17 बिट तो फिर इसमें फिट नहीं होंगे ना, क्योंकि 16 बिट का अगर आर्किटेक्चर है तो 17वीं बिट वो रखेगा कहाँ? अगर आपका प्रोसेसर 16 बिट को सपोर्ट करता है, अगर आपका प्रोसेसर 16 बिट को सपोर्ट करता है तो 16 बिट और 16 बिट दोनों को ऐड कर दिया आपने, ठीक है, 16 बिट है, इस तरह से होती है ना बिट्स। आगे दिखा रहा हूँ इसकी एग्जांपल। इस तरह से बिट्स होती हैं, एक 16 हो गई, दूसरी 16 हो गई, जब ऐड करोगे उसका जवाब भी 16 बिट में आना चाहिए। लेकिन अगर 17वीं बिट आ गई तो 17वीं बिट को आप रखोगे कहाँ? क्योंकि आर्किटेक्चर तो 16 बिट का है, तो इस एक बिट को हम रखेंगे कैरी फ्लैग के अंदर, फ्लैग रजिस्टर के अंदर। कैरी फ्लैग रजिस्टर में एक बिट होगी कैरी फ्लैग की, वो इस एक बिट को होल्ड कर लेगी। इसे यहाँ पर आप एग्जांपल देखो,
ये भी दिखाया गया है कि फ्लैग रजिस्टर के अंदर मुख्तलिफ फ्लैग्स होते हैं, जैसे कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, बहुत सारे फ्लैग है। ठीक है, तो अगर हम मिसाल देते हैं कैरी फ्लैग की, ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया गया है, ये भी देखो ये एडिशन दिखाई गई है, ये वैल्यू 8, ये बिट वैल्यू 16 बिट की है, ये भी वैल्यू 16 बिट की है, इन दोनों में एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, एडिशन कर रहे हैं, 1 1 2 होता है, 0 नीचे आ जाएगा, ऊपर कैरी आ गया, ये रेड रंग से कैरी शो हो रहा है। ठीक है, 1 1 2 हो गया तो फिर 0 नीचे आ गया, कैरी ऊपर आ गया, इस तरह से कैरी चलता जा रहा है, एडिशन होती जा रही है। आखिर में भी जब यहाँ पर आखिरी बिट्स, आखिरी देख लो यहाँ पे, यहाँ भी 1 1 0 2 हो जाएगा, 1 ओवर 2 हो जाएगा, और यहाँ नीचे 0 आ गया, और आखिर में कैरी बची ये 1। हालांकि ये 17वीं बिट है, देखो 16 बिट्स पूरी हो गई, 16 बिट में जवाब यहाँ पर हो गया, 17वीं बिट बाकी है, इसको कहाँ रखेंगे, इसको रखेंगे कैरी फ्लैग, ठीक है, कैरी फ्लैग में चला जाएगा ये फ्लैग का काम ये होता है। फ्लैग रजिस्टर के अंदर एक बिट रखी है कैरी फ्लैग के लिए, उसने इसको होल्ड कर लिया। अब पूरा आंसर कैसे बनेगा, ये 16 बिट प्लस कैरी फ्लैग की ये वाली बिट, अब पूरा आंसर बनेगा, ये पूरा आंसर बनेगा। तो इसको हम कहते हैं कि जो है ना, ये काम होते हैं फ्लैग रजिस्टर्स के ना, तो इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने में काम आता है। तो क्लियर है ये बात है? आप लोग सर ये जो आप कह रहे हैं 16 बिट के बाद एक कैरी फ्लैग होता है जो एक बिट को स्टोर कर सकता है, जी, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली एक 16 बिट प्रोसेसर 17 बिट प्रोसेसर का काम करता है। हाँ, वो 17 बिट का काम इसी तरीके से करेगा कि वो मुख्तलिफ फ्लैग्स के जरिए से जो है ना वो है प्रोसेस, क्योंकि जाहिर है एक बिट प्रोड्यूस हो सकती है एक्स्ट्रा, और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जाहिर है वो आंसर का पार्ट होता है। तो रजिस्टर, मैं आपको बताया रजिस्टर का एक काम नहीं होता, मल्टीपल काम होता है, तो इस तरह के पर्पसेस के लिए भी रजिस्टर यूज हो रहे हैं। ठीक तो है। जाहिर है अगर ये रजिस्टर हम यूज नहीं करेंगे तो फिर बहुत सारे ऑपरेशन हमारे हो नहीं पाएंगे। सही। पानी पानी पानी। अच्छा, एवरी everything must translate into a binary number for our dumb processor to understand it, be it an operand or an operation itself. तो असल में होता क्या है कि जाहिर है जो भी आप लिखोगे वो बाइनरी में ही, प्रोसेसर जो इंटरप्रेट करता है कोई भी चीज वो बाइनरी नंबर में ही कर रहा होता है। तो आप असेंबली में लफ्ज यूज करोगे ऐड का, ठीक है। अब हालांकि ऐड जो है ये जाहिर है ये भी बाइनरी में कन्वर्ट होगा। अब ऐड के अंदर होता क्या है, ऐड का मतलब क्या है कि एडिशन परफॉर्म होगी, एडिशन परफॉर्म होगी तो जाहिर है किसके दरमियान कोई ऑपरेंड होंगे ना, आपस में कोई ऑपरेंड होंगे, उनके दरमियान एडिशन होगी। ऐड तो ये बता रहा है, ठीक है। तो ऐड, तो ये पता कैसे चलेगा कि मतलब प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि एडिशन करनी है? मतलब एक मिनट थोड़ा डिले देता है। तो प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि एडिशन करनी है? हमने तो ऐड लिख दिया है असेंबली में, तो ऐड का कोई ऑप कोड जनरेट होगा। ऑप कोड का मतलब क्या? ऑपरेशन कोड। तो जब आप प्रोग्राम को असेंबली के प्रोग्राम को असेंबल करोगे तो इस ऐड के पीछे जो उसका ऑप कोड है वो जनरेट होगा। उस ऑप कोड के अंदर बताया जाएगा कि भाई एडिशन होने जा रही है, और आगे जो दिए हुए उसके ऑपरेंड दिए हुए, और वो उन दोनों के दरमियान एडिशन परफॉर्म कर देगा। तो ऑप कोड हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हम अपना काम कर लेंगे ऐड के जरिए से, लेकिन बैकग्राउंड में वो फिर उसका जो पीछे जो उसका ऑप कोड है ना वो फिर कॉल होता है उस स्पेसिफिक ऑपरेशन का। अगर ऐड है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, तो उस स्पेसिफिक ऑपरेशन का ऑप कोड कॉल होता है और फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो बात हो रही है यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के बारे में बात हो रही है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का मतलब क्या है, या थोड़ा सा ये चीज समझ लें